नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। दोस्तों, आज की वीडियो में जो हमारा टॉपिक है वो है उपयोगितावादी विचारधारा की विस्तृत आलोचना और अध्ययन। ठीक है, दोनों चीज़ हम देखेंगे इसमें, आलोचना और अध्ययन उपयोगितावादी विचारधारा की। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग इससे। उपयोगितावाद जेरेमी बेंथम और जॉन स्टुअर्ट मिल द्वारा प्रतिपादित एक अत्यंत प्रभावशाली नैतिक और राजनीतिक दर्शन है। दोस्तों, ये जो उपयोगितावाद है इसे जेरेमी बेंथम और मिल जी ने दिया था। ठीक है, पहले बेंथम जी ने इसे दिया था, फिर बाद में मिल जी ने इसमें कुछ संशोधन किए और इसे प्रभावशाली बनाया। तो इसीलिए ये कहा जाता है कि जेरेमी बेंथम और स्टुअर्ट मिल दोनों जी का प्रतिपादित है ये। ठीक है, जो अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख के सिद्धांत पर आधारित है। तो दोस्तों, इसमें जो उन्होंने सिद्धांत दिया है वो है अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख। ठीक है, और आगे देखते हैं हम लोग इसमें। यह विचारधारा परिणामवादी है। ठीक है, जो किसी भी कार्य के औचित्य का फैसला उसके अंतिम परिणाम सुख या दुख से करती है। दोस्तों, ये जो विचारधारा है ये एक परिणामवादी विचारधारा है। परिणामवादी का तात्पर्य यह है कि किसी भी कार्य को करने पर जो परिणाम प्राप्त होता है उसे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है कि उसके अंतिम परिणाम सुख या दुख से करती है। तो जो उसका परिणाम निकल के आएगा उसी से ये इसकी फैसला करती है। ठीक है, भले ही इसने लोक कल्याणकारी राज्यों की स्थापना में बड़ी भूमिका निभाई है। ठीक है, तो दोस्तों, ये जो उपयोगितावादी विचारधारा है ये लोक कल्याणकारी राज्यों की स्थापना में बहुत ही बड़ी भूमिका निभाया इसने। ठीक है, लेकिन विचारकों और दार्शनिकों ने इसकी गंभीर आलोचनाएं की हैं। दोस्तों, देखिए, कोई भी सिद्धांत हो, कोई भी जो है कि सुझाव हो, ठीक है, सुझाव सिद्धांत सभी का सम्मान तो होता है, लेकिन उनका आलोचना भी होता है, क्योंकि हर चीज़ 100% सत्य नहीं होता। तो चलिए देखते हैं क्या आलोचना किया गया है इसमें। ठीक है, तो दोस्तों, जो पहला आलोचना है इसमें वो है सुख के मापन की अव्यवहारिकता। बेंथम ने सुख को मापने के लिए सुखवादी कलन का सुझाव दिया था, जिसमें तीव्रता, अवधि, निश्चितता आदि शामिल थे। दोस्तों, जो इसमें पहला पॉइंट है वो है सुख की बेंथम जी ने सुख को मापने के लिए एक सुखवादी कैलकुलस मतलब कि एक गणित प्रदान किया था, सूत्र प्रदान किया था, जिससे कि आप लोग सुख को माप सकते हैं। तो अब इसकी आलोचना हम लोग देखते हैं नीचे। आलोचना में दोस्तों देखिए यहाँ पर आलोचना। सुख एक पूरी तरह से मानसिक और व्यक्तिपरक भावना है जो दो अलग अलग व्यक्तियों के लिए एक ही वस्तु से मिलने वाला सुख अलग हो सकता है। सुख को किलोग्राम, लीटर या किसी निश्चित पैमाने पर मापना व्यवहारिक रूप से असंभव है। दोस्तों, देखिए यहाँ पर इसकी आलोचना ये की जा रही है कि जो सुख है वो एक अमूर्त चीज़ है। सुख को हम लोग देख नहीं सकते। सुख एक सॉफ्टवेयर जैसा है। ठीक है, इसे केवल महसूस किया जा सकता है। और सुख का मापन अलग अलग होता है। जैसे कि सड़क पर कोई दो लोग जा रहे हैं, एक लोग को 100 रुपया मिल गया, वो तो खुश हो जाएगा मुझे 100 रुपया मिल गए। और एक और व्यक्ति जा रहा है, वो भी पाया 100 रुपया, तो वो सोचेगा कि किसका गिरा है, बेचारे का, किसी का पैसा चला गया। तो यहाँ पर दो अलग अलग भाव देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि सुख को आप वजन में, लीटर में या फिर किसी पैमाने पर माप नहीं सकते हैं। तो ये इसकी आलोचना हो गई। अगला पॉइंट है दोस्तों बहुसंख्यकवाद और अल्पसंख्यकों के हितों की अनदेखी। उपयोगितावाद का मूल मंत्र है अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख। आलोचना। ठीक है, इसकी आलोचना देखते हैं हम लोग। यह सिद्धांत बहुसंख्यकवाद को बढ़ावा दे सकता है। यदि समाज के 90% लोग किसी ऐसे कानून से खुश होते हैं जो बचे हुए 10% अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न करता है, तो उपयोगितावाद के अनुसार वह कानून सही ठहराया जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर कहने से तात्पर्य है कि जो ये उपयोगितावाद है ये इसका पहला लाइन यही है कि अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख, मतलब कि जो लोग अधिक हैं उनके सुख की प्रधानता। ठीक है, तो यहीं पर ये कहा जा रहा है कि यदि 100 में से 90 लोग किसी कानून से खुश हो रहे हैं और 10 लोग नाखुश हो रहे हैं, तो यहाँ पर 10 लोगों का तो हानि हो रहा है ना, क्योंकि वो उस कानून से खुश नहीं है। बाकी 90 लोगों को आपने देख करके उस कानून को पारित कर दिया। यही चीज़, यह व्यवस्था समाज के कमजोर और अल्पसंख्यक वर्गों के मौलिक अधिकारों को पूरी तरह कुचल सकती है। तो यहाँ पर यही कहना है कि जब वो 90 लोग उस कानून को मान लेंगे तो उस कानून से उनका फायदा होगा, बाकी 10 लोग का फायदा नहीं होगा। तो वो लोग जैसे कि समाप्त हो जाएंगे धीरे धीरे भविष्य में। तीसरा पॉइंट है दोस्तों मानवीय अधिकारों और न्याय की उपेक्षा। तो इसे हम लोग देख लेते हैं। यह उपयोगितावाद की सबसे गंभीर आलोचनाओं में से एक है। दार्शनिक जॉन राल्स ने अपनी पुस्तक ए थ्योरी ऑफ जस्टिस में इस पर कड़ा प्रहार किया है। ठीक है दोस्तों, तो जो उपयोगितावाद है उसमें मानवीय अधिकारों और न्याय की उपेक्षा की गई है। तो जॉन रॉल्स जी ने अपनी पुस्तक में इसका आलोचना किया है। ठीक है, तो उनकी पुस्तक का नाम है ए थ्योरी ऑफ जस्टिस। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, यूजीसी नेट के एग्जाम में पूछ सकता है। अब इसकी हम लोग आलोचना देखते हैं दोस्तों। उपयोगितावाद के लिए परिणाम ही सब कुछ है, साधन नहीं। ठीक है दोस्तों, तो उपयोगितावाद का जो पहला पॉइंट है वो है कि परिणाम ही सब कुछ है, साधन नहीं। वो बीच के साधन को नहीं देखता, वो केवल परिणाम को देखता है। ठीक है, यदि किसी एक निर्दोष व्यक्ति को फांसी देने से पूरे शहर में दंगे रुकते हैं और व्यापक सुख मिलता है, तो उपयोगितावाद इसे सही मानेगा। देखिए, यहाँ पर वही बात फिर से आ रही है कि यदि कोई एक निर्दोष को सजा मिलती है और उस सजा मिलने के बाद कुछ लोगों को सुख मिलता है, तो ये उपयोगितावाद इसे सही मानता है। यह न्याय, नैतिकता और व्यक्ति की गरिमा के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है। जो उपयोगितावाद है दोस्तों, ये नैतिकता, व्यक्ति की गरिमा और मूल सिद्धांतों के पूरी तरह से खिलाफ है।
व्यक्ति को केवल सुख प्राप्त करने का साधन मान लिया जाता है, साध्य नहीं। यहाँ पर मनुष्यों को केवल सुख प्राप्त करने का साधन मान लिया जाता है कि वो एक सुख प्राप्त करने का साधन है। चौथा पॉइंट है दोस्तों भौतिकवादी और संकुचित दृष्टिकोण, ठीक है। तो इसका जो ये भौतिकवादी है और संकुचित दृष्टिकोण है उपयोगितावाद का, ठीक है। प्रारंभिक उपयोगितावाद बेंथम का सिद्धांत केवल मात्रात्मक सुख पर बल देता था। उनके अनुसार यदि सुख की मात्रा बराबर हो तो कंचा खेलना भी उतना ही अच्छा है जितना कि कविता पढ़ना। दोस्तों यहाँ पर बेंथम जी के जो सर्वप्रथम दिया गया था उपयोगितावाद का सिद्धांत, उसकी बात हो रही है कि बेंथम जी का मतलब उनके हिसाब से मात्रात्मक सुख में जो बच्चे लोग कंचे खेलते हैं, उस कंचे खेलकर उनको जो सुख प्राप्त होता है, सेम सुख एक कवि को कविता पढ़ने के बाद जो प्राप्त होता है वो दोनों बराबर है, इनका कहना है, ठीक है, मात्रात्मक सुख के आधार पर, जबकि ऐसा नहीं है। इसकी आलोचना देखते हैं, ठीक है। आलोचकों ने इसे सुकरों का दर्शन कहा। इंसानी जीवन का उद्देश्य केवल शारीरिक या भौतिक सुख पाना नहीं है। नैतिक मूल्य, त्याग, कर्तव्य, ज्ञान और कला का अपना एक स्वतंत्र मूल्य होता है। दोस्तों यही सब उनके सिद्धांतों को देख करके आलोचकों ने इसे सुअरों का दर्शन कहा, ठीक है। उनका कहना था कि यह एक बिग फिलॉसॉफी है। इंसान का जीवन ये नहीं है कि वो शारीरिक या भौतिक सुख प्राप्त करे, बल्कि उसका जीवन ये है कि वो एक नैतिक व्यक्ति बने, ठीक है। त्याग, कर्तव्य, ज्ञान, कला ये सब अपने अंदर इसका समावेश करे और एक अच्छा इंसान बने और एक अच्छे समाज का निर्माण करे, भले ही उनसे तत्काल कोई भौतिक सुख न मिले, ठीक है दोस्तों। तो देखिए जो नैतिकता होती है, ज्ञान होता है, कला होता है, इनसे सबसे त्वरित सुख नहीं मिलता, धीरे धीरे सुख मिलता है। जैसे कि कोई व्यक्ति बहुत बड़ा कलाकार बन जाए अपने जीवन में प्रयास करते करते, ठीक है। तो ये सब आपका इसके बारे में है, तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर बाद में मिल जी ने इसमें सुधार किया था। आगे है दोस्तों हमारा पांचवा पॉइंट, भविष्य के परिणामों की अनिश्चितता। यह विचारधारा मानकर चलती है कि हम किसी कार्य को करने से पहले उसके दूरगामी परिणामों का सटीक आकलन कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये जो उपयोगितावादी विचारधारा है ये मानती है कि हम किसी भी कार्य के दूरगामी परिणामों का सटीक आकलन कर सकते हैं, जबकि ये गलत है। आइए देखते हैं कैसे ये गलत है, इसकी आलोचना देते हैं हम लोग। मानव बुद्धि सीमित है, कोई भी कार्य करते समय यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि भविष्य में उसके क्या परिणाम होंगे, ठीक है। कभी कभी अच्छे इरादे से किए गए कार्य का परिणाम बुरा हो सकता है और बुरे इरादे वाले कार्य का परिणाम अच्छा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य यह है कि कोई भी काम है उसका हम लोग ये तय नहीं कर सकते कि ये काम करेंगे तो यही परिणाम आएगा, बीच में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। कभी कभी हम लोग कोई अच्छा डिसीजन लेते हैं तो उसका फल हमें अच्छा नहीं मिलता, और कभी कभी हम लोग गलत डिसीजन लेते हैं तो उसका फल अच्छा मिल जाता है, यही यहाँ पर कहा गया है, ठीक है। ऐसे में केवल परिणाम के आधार पर कार्य को नैतिक या अनैतिक मानना तार्किक नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि केवल परिणाम के आधार पर हम लोग कार्य को गलत और सही नहीं बता सकते। छठवां पॉइंट है दोस्तों कर्तव्य और भावना की उपेक्षा, तो इसे हम लोग देख लेते हैं। इमैनुअल कांट जैसे कर्तव्यवादी विचारकों ने इसकी कड़ी आलोचना की है, ठीक है। कांट के अनुसार किसी कार्य की नैतिकता इस बात में निहित है कि वह कर्तव्य की भावना और शुद्ध इरादे से किया गया है या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर कांट जी कह रहे हैं कि किसी कार्य की नैतिकता इस बात पर डिपेंड करती है कि वो कार्य किस भाव से किया गया है, अच्छे भाव से किया गया या फिर गलत भाव से। उपयोगितावाद कर्ता के इरादे को पूरी तरह खारिज कर देता है। उदाहरण के लिए यदि कोई डाकू किसी को लूटने के इरादे से गोली चलाता है लेकिन वह गोली उस व्यक्ति के शरीर में छिपे कैंसर के ट्यूमर को नष्ट कर देती है तो उपयोगितावाद के अनुसार डाकू का कार्य पुण्य कहलाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कांट जी का कहना है कि कांट जी के हिसाब से तो ये होगा ना कि डाकू ने गोली चलाया उस व्यक्ति के ऊपर, तो ये तो अनैतिक कार्य हुआ, अपराध हुआ। लेकिन बेंथम जी का कहना है कि उसके गोली चलाने से यदि उसकी कोई बीमारी खत्म होती है तो ये पुण्य कहलाएगा, ठीक है। यही दोनों अंतर है। कांट जी के हिसाब से तो उसका उद्देश्य था उसको गोली मार करके उसके वस्तुओं को लूटना, ठीक है। जबकि बेंथम जी के हिसाब से यहाँ पर पुण्य हो जा रहा है क्योंकि उसके कैंसर का ट्यूमर नष्ट हो जा रहा है। पुण्य कहलाएगा जो कि हास्यास्पद है, ठीक है। तो यहाँ पर वही कहना है कि बेंथम जी के अनुसार डाकू का किया गया कार्य नैतिक कहलाएगा जबकि वो अनैतिक उद्देश्य से वो कार्य कर रहा था। अब मुख्य आलोचकों के विचार हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। पहले हम लोग कार्लाइल जी का देख लेते हैं। इसे सुकरों का दर्शन कहा क्योंकि यह केवल भौतिक और शारीरिक सुखों को प्राथमिकता देता था, ठीक है। तो कार्लाइल जी का कहना है कि उपयोगितावाद केवल भौतिक और शारीरिक सुखों को प्राथमिकता देता था। तो इस लाइन को आप लोग याद रख लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में ऐसे पूछेगा कि किसने उपयोगितावाद को सुकरों का दर्शन कहा, तो आप लोग बताएंगे कार्लाइल, ठीक है। और इमैनुअल कांट जी का देख लेते हैं। इन्होंने कहा कि मनुष्य अपने आप में साध्य है, उसे अधिकतम सुख पाने का साधन या औजार नहीं बनाया जा सकता, इरादा सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो इनका जो कहना था कि इरादा सबसे महत्वपूर्ण है, जैसे कि डाकू ने तो लूटने के इरादे से गोली चलाया, जबकि बेंथम जी के हिसाब से उसका जान बच गया, उसका कैंसर का ट्यूमर खत्म हो गया।
और जॉन राल्स जी का देख लेते हैं। इन्होंने तर्क दिया कि उपयोगितावाद न्याय की स्थापित अवधारणाओं का उल्लंघन करता है और बहुसंख्यकों के लिए अल्पसंख्यकों की बलि चढ़ा देता है। ठीक है, जैसे कि 100 में से 90 लोग कानून से खुश हैं और 10 लोग नहीं खुश हैं। और अंत में हम लोग निष्कर्ष देख लेते हैं दोस्तों इसका। संक्षेप में उपयोगितावाद व्यवहारिक राजनीति और लोक कल्याणकारी नीतियां जैसे अस्पताल, सड़कें बनाना तय करने के लिए एक बेहतरीन मार्गदर्शक हो सकता है, लेकिन जब बात व्यक्तिगत नैतिकता, मानवीय अधिकारों और पूर्ण न्याय की आती है तो यह सिद्धांत पूरी तरह विफल साबित होता है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर देखिए इसका अंतिम निष्कर्ष यही निकलता है कि उपयोगितावाद को आप भौतिक नीतियों को पूरा करने के लिए कर सकते हैं, जैसे कि अस्पताल, सड़क बनाना, इन सब के लिए। ठीक है, लेकिन व्यक्तिगत नैतिकता, मानवीयता के लिए उपयोगितावाद का उपयोग आप लोग नहीं कर सकते हैं। यही कारण है कि आधुनिक लोकतांत्रिक समाजों में उपयोगितावाद को मौलिक अधिकारों के दायरे के भीतर ही लागू किया जाता है, ताकि बहुसंख्यकों के सुख के लिए किसी निर्दोष के अधिकारों की बलि न चढ़ाई जा सके। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये हो गया हमारा उपयोगितावादी विचारधारा की विस्तृत आलोचना और अध्ययन। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और यदि वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, क्योंकि मैं अपने चैनल पे पॉलिटिकल साइंस से संबंधित कंटेंट डालता हूँ, और जैसे कि करंट अफेयर, जीके, जीएस, प्रैक्टिस सेट, ये सभी अपलोड करता हूँ केवल संडे संडे को। ठीक है दोस्तों, तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा आप लोग, यदि आप पॉलिटिकल साइंस से अध्ययन कर रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही, कल फ्री मिलेंगे और भी नए नए टॉपिक के लिए। नमस्कार।